आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं, पिछले वीडियो तक हमने 13 क्वेश्चन तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। देखिए आप, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषताएं लिखिए। स्थायी चुंबक बनाना है और बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषता आपको लिखनी है। ऐसे पदार्थों के दो उदाहरण भी दीजिए। देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए दो बातें होनी चाहिए। एक तो धारणशीलता उसकी कम होनी चाहिए जिससे कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके, और दूसरा उसकी निग्राहिता अधिक होनी चाहिए जिससे बाह्य क्षेत्र प्रबल होने पर चुंबकन समाप्त नहीं हो। ये दो गुण उसमें होना चाहिए, धारणशीलता तो कम और निग्राहिता अधिक। और इसका एग्जाम्पल है इस्पात, मिश्र धातु एल निको। एल निको मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट को मिलाकर जो धातु बनती है वो धातु, जिसको हम शॉर्ट में एल निको कह रहे हैं, ये चुंबक बनाने के लिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए श्रेष्ठ धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें कुंडली के घूर्णन से प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। और यह है 1 + 1 = 2 नंबर का। इसके लिए आप, ये रिपीटेड है, पहले कहीं ना कहीं कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ में प्रेरक के स्वप्रेरकत्व की गणना कीजिए। इसने हमें क्या क्या दे रखा है, देखो 0.1 सेकंड का तो समय दे रखा है, dt = 0.1 सेकंड। धारा दे रखी है 5 एम्पियर से 0 तक, अर्थात di = 5 - 0 = 5 एम्पियर। ई का मान दे रखा है 100 वोल्ट और एल की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। देखो, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E = L di/dt होता है, या फिर L बराबर होता है E/di/dt, या L = E का मान होता है 100 और di/dt का मान होता है 5/0.1। सोल्व किया तो 2 हेनरी आ गया है। अगला क्वेश्चन, विस्थापन धारा किसे कहते हैं? आवेशित संधारित्र के लिए विस्थापन धारा का सूत्र प्राप्त कीजिए। एम्पियर मैक्सवेल के नियम को लिखिए। ये सवाल भी 2 नंबर का आया था। बात करते हैं कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य बहने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। अब बात करें हम कि विस्थापन धारा का सूत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम देखिए, विद्युत क्षेत्र में गाउस के नियम से होता है phi E = Q/ε0, हम जानते हैं। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q समय के साथ बदल रहा है। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको दोनों साइड से क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिया। तो ये तो हो गया d phi E/dt, 1/ε0 कॉन्स्टेंट की वजह बाहर लिख दिया हमने, और Q का डिफ्रेंसिएशन किया dQ/dt। और d phi E/dt ऐसे कैसे लिख दिया हमने, ε0 भी ऐसे कैसे लिख दिया, और dQ/dt अर्थात आवेश प्रवाह की दर, और इसे कहते हैं विद्युत धारा, और इसको लिख दिया मैंने i से। या फिर i बराबर हो गया ε0 d phi E/dt, और इसके क्या कहते हैं, इस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, और इसे id से व्यक्त करते हैं। क्लियर? या फिर id बराबर कहते हैं ε0 d phi E/dt। आगे चलते हैं। देखो, सवाल कह रहा था कि एम्पियर मैक्सवेल का नियम भी लिखिए। तो देखो, इसके अनुसार किसी भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन μ0 तथा कुल विद्युत धारा अर्थात बंद पथ द्वारा परिबद्ध चालन धारा IC व विस्थापन धारा ID, और विस्थापन धारा ID होता है वास्तव में ε0 d phi E/dt के योग के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र B है और ये इसका रेखा समाकलन है। इसका मान चालन धारा IC और विस्थापन धारा ID के योग के को अगर μ0 से गुणा कर दें तो वो इसके बराबर होता है, और ये है मैक्सवेल की चौथी समीकरण। जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश के से संगत आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित हो जाती है।
तो माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए, और ये सवाल आया है 2 नंबर का। ब्रूस्टर के अनुसार म्यू बराबर क्या होता है 10 IP, तथा म्यू बराबर होता है वायु में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, या C0/Cm। ये बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब हो गया, इस म्यू की जगह मैं C0/Cm लिख दिया बराबर 10 IP। IP का मान सवाल ने 60 डिग्री कह रहा था, तो 10 60 का मान √3 होता है। तो Cm बराबर हो गया C0/√3। C0 का मान अर्थात हवा में प्रकाश के वेग का मान 3 × 10⁸ होता है, √3 की जगह √3। तो Cm बराबर हो गया √3 से 3 कट जाएगा, तो √3 ऊपर बच गया, × 10⁸, या √3 बराबर 1.732 मैंने लिख दिया, × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सीजियम धातु के लिए धेली आवृत्ति 5.16 से × 10⁻14 हर्ट्ज है। इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का आया था। देखो ध्यान से कि जो कार्यफलन ऊर्जा E0 होती है वो वास्तव में h ν0 के बराबर होती है, जहां ν0 की वैल्यू 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है, और E0 की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो h की वैल्यू हम ये जानते ही हैं, इसकी वैल्यू सवाल ने दे ही रखी थी, सोल्व किया तो ये गुणा कर दिया, दोनों रख दिया, उत्तर जूल में आएगा। पर हमें उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻19 से इसको भाग लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और इसको जब सोल्व कर लेते हैं तो E0 का मान प्राप्त होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विरोधी विभव या अंतक वोल्टता किसे कहते हैं? एक समान आवृत्ति तथा भिन्न तीव्रताओं के 2 आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का पट्टिका विभव के साथ आलेख खींचिए। ये सवाल भी 2 नंबर का है। देखिएगा, विरोधी विभव या अंतक वोल्टता क्या होती है बेटा, कि जब मान लीजिए किसी धातु की प्लेट को हम बाहर धूप में रख दें तो ऑटोमेटिक प्रकाश विद्युत धारा बहने लग जाती है। उस प्रकाश विद्युत धारा को बहने से रोकने के लिए अगर विपरीत साइड में हम पोटेंशियल लगा दें तो वो प्रकाश विद्युत धारा बहना रुक जाती है। तो जितना पोटेंशियल लगाने से वो प्रकाश विद्युत धारा रुक गई है, उसी पोटेंशियल को विरोधी विभव कहते हैं, उसी को अंतक वोल्टता भी कहते हैं, उसी को निरोधी विभव भी कहते हैं। देखो आप, प्रकाश विद्युत प्रभाव में विपरीत दिशा में लगाया गया वह न्यूनतम विभव जो परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा के मान को शून्य कर दे, विरोधी विभव कहलाता है। अब बात करते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का पट्टिका विभव के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, वो देखिए आप, कि प्रकाश विद्युत धारा I और विभव V के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। देखो, ये तीव्रता I1 है, यहाँ तीव्रता I2 है, 2 अलग अलग ग्राफ है। तो जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू को हमने कम किया, धारा का मान कम हो गया। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 कर दी, फिर भी इतनी धारा इसमें बह रही है, फिर भी धारा बह रही है। अब धारा को 0 करने के लिए अपोजिट साइड में वोल्टेज लगाया, नेगेटिव साइड में, तो अब ये धारा कम पड़ रही है, और यहाँ पर जाने पर धारा का मान क्या हो गया 0, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान हो गया 0। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल कहलाता है निरोधी विभव या विरोधी विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का कथन लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के संगत तरंग दैर्घ्य को ज्ञात कीजिए, और रिडबर्ग नियतांक R का मान 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स है। क्लियर? और ये 2 नंबर का है। देखो बेटा, बोर का द्वितीय अभिग्रहित क्या कहता है, ये भी रिपीटेड है, एग्जाम में पूछा हुआ किसी और साल। तो इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उसके कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो, अर्थात L बराबर mvr बराबर nh/2π। यहाँ n का मान है 1 2 3 ... लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के संगत तरंग दैर्घ्य क्या होती है कि 1/λ बराबर r, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहाँ n का मान है 2 3 ... क्योंकि लाइमन के लिए n1 का मान 1 होता है, n2 का मान अपर होता है, क्योंकि प्रथम रेखा के लिए n का मान क्या होगा 2। देखो इसको आगे,
तो 1/λ बराबर आर, 1/1 माइनस 1/4, सोल्व किया 3/4, या लैम्डा बराबर 4/3 आर, या लैम्डा बराबर 4 की जगह 4, 3 की जगह 3, आर का मान ये रख दिया। इसको सोल्व करते हैं तो हमें प्राप्त हो गया 1215 एंगस्ट्रॉम। इसके अथवा में भी क्वेश्चन आया था, वो भी देख लो कि रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखिए। एक रेडियो एक्टिव नाभिक का क्षय निम्न प्रकार से होता है। अंतिम उत्पाद X4 की द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु क्रमांक को ज्ञात कीजिए, जबकि प्रारंभिक नाभिक की द्रव्यमान संख्या A बराबर 238 और परमाणु क्रमांक Z बराबर 92 है। ये सवाल आया था 2 नंबर का। देखिए यहाँ सवाल दे रखा है कि ZXA कोई नाभिक है, इस पे अल्फा क्षय होता है तो X1 प्राप्त हो रहा है, बीटा माइनस क्षय होता है तो X2 प्राप्त हो रहा है, फिर अल्फा क्षय हो रहा है तो X3 प्राप्त हो रहा है, फिर गामा क्षय हो रहा है तो X4 प्राप्त हो रहा है। सवाल कहना चाह रहा है कि X1 का, X2 का, X3 का, X4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सवाल के अनुसार रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम सबसे पहले ये हमसे पूछना चाह रहा था, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि रदरफोर्ड व सोडी के अनुसार रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के विघटन की जो दर होती है, अर्थात माइनस का dN अपॉन जो dt होता है, उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या n के समानुपाती होता है, अर्थात माइनस का dN अपॉन dt प्रोपोर्शनल n, या माइनस का dN अपॉन dt बराबर लैम्डा n। यहाँ लैम्डा क्या है? शांक है। या फिर x का मान इसने x 92 238 दे रखा है। अल्फा क्षय जब होता है तो इससे हीलियम की नाभिक निकलती है, अर्थात 2He4 निकलता है। 2 निकल गया, 92 में से 2 निकल गया तो 90 बच गया, 238 में से 4 गया तो 234 बच गया। अब इससे बीटा माइनस क्षय कर रहे हैं। बीटा माइनस क्षय का मतलब माइनस का 1 E0, तो यहाँ चूंकि 0 है, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, 234 का 234 आएगा। यहाँ -1 है, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 1 बढ़ानी पड़ेगी, 90 का 91 बनाना पड़ेगा, ताकि 91 - 1 बराबर वापस 90 मिल जाए। फिर इससे जब अल्फा क्षय करते हैं तो वापस 2He4 को निकालेंगे। 91 में 2 निकल गया तो 89 आ गया, और 234 में 4 निकल गया तो 230 आ गया। और जब गामा क्षय इससे करते हैं तो ये हो जाएगा 89x4 230, क्योंकि गामा क्षय करने पर न परमाणु क्रमांक पे कोई फर्क पड़ता है और न द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क पड़ता है। इसलिए x4 के लिए z का मान 89 और a का मान होता है 230। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखी। 1 + 1 बराबर 2 नंबर का है। 2 कमी देखो बेटा, परमाणु का जो रदरफोर्ड मॉडल है वो एक तो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। वो ये तो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी ऊर्जा कम होनी चाहिए और अंततः वो नाभिक में गिर जाना चाहिए, जिससे परमाणु अस्थायी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरा कि जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो उससे सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित होनी चाहिए, जिसकी लेकिन प्रयोगों से प्राप्त होता है कि इसका स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त न होकर विविक्त या डिस्क्रीट प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर सका। देखिएगा, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ऐसा होने पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आनी चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन के वर्ताकार पथ की त्रिज्या में कमी आनी चाहिए। अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, जिससे परमाणु अस्थायी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में परमाणु स्थायी होता है। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं, जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। इस प्रकार से हमने 22 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ लिए हैं, 14 से शुरू करके। आने वाले वीडियो हम इसके आगे की 23 क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।